बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो सेशन वन में हम लोगों ने देखा था लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट्स, अदरवाइज दे आर नॉट, it's not called language. Language is used to describe personalities, humor, reporting facts, storytelling, expressions, asking questions, and giving instructions as well. So, how to look at the text and assess it? वी विल फोकस ऑन द रिटन टेक्स्ट मोस्टली। अभी जो हम ये कोर्स कर रहे हैं इसमें हम रिटन टेक्स्ट पे फोकस करेंगे। assumptions या नीयत ऑफ द राइटर पे हम बाद में बात करेंगे। इनिशियली रिवीजन सेशंस में हम जो लिखा हुआ टेक्स्ट है बस उसको असेस करेंगे। फोकस ऑन द वर्ड्स, व्हाट इज सेड, हाउ इट इज सेड, व्हाट इज द रीजनिंग, इस पे फोकस करेंगे। एंड आइडेंटिफाई द लैंग्वेज इन विच हाउ रीजनिंग इज टेकिंग प्लेस। Once we detect the premise, the language, uh, premise language is grasped on the written text, then the same will be effective in the verbal communication. So, essence of the essence of the argument is reasoning. अगर किसी स्टेटमेंट में रीजनिंग नहीं होती है तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। What is it, or why do we use argumentation? Is to pursue someone to believe on something by giving reasoning or evidence, and we use it on daily basis. Types of arguments, there are two types: simple and complex. Simple is the one believes their own reasoning and they back it without any fallacies or biases. जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें हम हाइजीन इवेल्युएट कर रहे होते हैं किसी और के आर्ग्यूमेंट की। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट टाइप। फॉर एग्जांपल, he told us he was 42 but his daughter is 30. He must be older than he says he is. So इसको हमने इवेल्युएट ऐसे करना है कि is the reason given? Yes, he told us that he was 42 but his daughter was 30. सो कंक्लूजन इस पैराग्राफ का ये निकल रहा है कि ही मस्ट बी ओल्डर देन 42। हमने अपनी तरफ से प्रिज्यूम नहीं करना, रीजनिंग नहीं देनी है। जो रिटन टेक्स्ट है उसको इवेल्युएट करना है, इज इट एन आर्गुमेंट और नॉट। ठीक है, इनिशियली हम ये करेंगे अपने क्रिटिकल थिंकिंग के कोर्स में। पहले हम आर्गुमेंट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे बाय आइडेंटिफाइंग रीजनिंग एंड द क्लेम। व्हाई इज इट एन आर्गुमेंट? बिकॉज statement is supported by a reason that leads to a conclusion. Okay. सिंपल टेक्स्ट जो होता है दैट इज इजी टू इवेल्युएट द रीजन, और इजी टू इवेल्युएट रीजन कांट बी अ कंक्लूजन एंड वाइस वर्सा। ओके, अगर कंक्लूजन है, excuse me, evaluate reason that can't be conclusion। ओके, जो कंक्लूजन होगा वो रीजन नहीं हो सकता और जो रीजन होगी वो कंक्लूजन नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अ बर्ड कांट बी अ रॉबिन बिकॉज इट हैज रेड ब्रेस्ट। ठीक है, अगर इसको हम दूसरे कन्वर्ट करना चाहें कंक्लूजन में तो ये नहीं हो सकता है। इफ वी प्रैक्टिस अ लिटिल, सो वी कैन आइडेंटिफाई द रीजन एज इट इज एंड द कंक्लूजन विल बी आइडेंटिफाइड इजीली। सो कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट जो होगा उसमें प्रैक्टिस की जरूरत होगी टू एवेल्युएट एंड टू डिटेक्ट द रीजनिंग एंड द क्लेम। Reasons can be a conclusion and vice versa. The focal point will be the perspective of the topic. For example, हम एक एग्जाम्पल कर रहे थे जिसमें हम अपनी रीजंस को प्रिज्यूम कर रहे थे उसमें, एंड वी गॉट स्टक ऑन दैट एग्जाम्पल। बट अगर हम उसको थोड़ा स्टेप बैक करके देखें तो हम देखेंगे कि हर कोई अपने फोकल पॉइंट पे रीजनिंग ढूंढ रहा था, उस टेक्स्ट को नहीं देख रहा था। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लेट बिकॉज द बस वॉज लेट। ठीक है, तो ये वो लेट क्यों था? क्योंकि बस लेट थी। कंक्लूजन इज ही वॉज लेट। रीजन क्या है? बिकॉज द बस वॉज लेट। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें, व्हाई द मीटिंग वाज डिलेड? बिकॉज ही वाज लेट। अब बिकॉज ही वाज लेट इसलिए वो रीजनिंग बन गई है
किस कंक्लूजन की? क्योंकि मीटिंग वॉज डिलेड, मीटिंग डिले कंक्लूजन हो गया है क्योंकि ही वॉज लेट। ठीक है, सो डिपेंड अपॉन द फोकल पॉइंट कि हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, रीजनिंग एंड कंक्लूजन, उसके मुताबिक हम असेस करते हैं, इनफैक्ट हमें डिटेक्ट हो जाती हैं। सो फोकस ऑन द हाइजीन ऑफ द आर्गुमेंट, इट इज द कॉज अलाइंड विद द इफेक्ट। जो रीजन है, क्या वो क्लेम को सपोर्ट भी कर रही है, और विदाउट सब्जेक्टिव इंटरवेंशन, खुद से हमने ज्यूम नहीं करना, जो रिटन टेक्स्ट है उसमें देखना है कि क्या रीजन कंक्लूजन को सपोर्ट कर भी रही है। अब रीजन के कुछ सिनोनिम्स हैं जिसको प्रेमिस कहते हैं या कॉज कहते हैं। व्हाट इज सीन और नॉन, फिजिकली हम किस चीज को देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, वी कैन डिटेक्ट विद आवर सेंसेस, वो रीजनिंग होगी। और कंक्लूजन इज द क्लेम और द इफेक्ट, दीज आर द सिनोनिम्स। व्हाट डज द राइटर और यू थिंक और बिलीव ऑफ इट। ठीक है, कंक्लूजन वो होता है जिस चीज पे हम बिलीव करते हैं और हम उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं विद द रीजनिंग और प्रेमिस और द कॉज। रीजन कैन हैव रीजंस, ओके। ये हम जब आगे टेक्स्ट पढ़ेंगे, जो जरा एक्सटेंसिव पैराग्राफ्स होंगे, उसमें सेकंड प्रीमिस भी होगा, सेकेंडरी प्रीमिस भी होगा, एडिशनल रीजंस भी होंगी। सो वो एक्सप्लेनेशन होगी ऑफ द फर्स्ट रीजन। नाउ दे आर सम इंडिकेटर वर्ड्स। अगर हमने कंक्लूजन डिटेक्ट करना है तो कंक्लूजन के कुछ इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं, जिसमें सो, देयरफॉर यूजुअली रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, हैवी वेटेड होता है, मोस्टली फॉर्मल लैंग्वेज में यूज हो रहा होता है। थर्ड वन इज हेंस एंड द फोर्थ वन इज दस। So what are the modal words? Modal words don't guarantee an argument, but they can indicate reason. Must, cannot, and should. All three represents respectively necessity, impossibility, and recommendation. So in the written text, evaluate the writer's writing without subjective intervention. ये हमारे दो तीन शुरू के सेशंस में हम बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव वो के पैराग्राफ्स को देख रहे थे, एग्जाम्पल्स को देख रहे थे। सो इसलिए बार बार रिपीटेशन हो रही है सेम कॉन्सेप्ट की कि हमने सब्जेक्टिव वो के देखना है। सो लेट्स रिवाइज सेशन 1 एंड 2, जिसमें हमने लैंग्वेज के बारे में देखा, लैंग्वेज के यूजेस देखे, हाउ टू इवेल्युएट टेक्स्ट, एसेंस ऑफ द आर्गुमेंट इज रीजनिंग, रीजनिंग प्लस कंक्लूजन इज एन आर्गुमेंट, एंड हाउ टू डिफरेंशिएट द कंक्लूजन फ्रॉम रीजनिंग। नाउ सेशन 3। ओके, कंटेंट डिलीवरी स्ट्रेटजीज शुरू में कुछ मिनट्स में डिस्कस हुई थी, देन हमें रेफरेंस बताई थी इरम ने, देन हमने रिवीजन की थी प्रीवियस सेशन की ही, जो भी मैंने पहले करवाया है। तो अभी मैंने फर्स्ट और टू को इसलिए रिवाइज किया कि लास्ट टाइम मुझे फीडबैक दी थी इरम ने कि आप शुरू से अगर एक्सप्लेन कर देंगे बेसिक और जो वोकैबलरी है, तो वो अंडरस्टैंड करना इजी होगा हमारे एडवांस सेशंस को। सो अगेन ये सारी आगे रिवीजन ही आएगी और हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। What makes an argument an argument? Identify a conclusion in an argument. How do we know that it's a conclusion? The main claim an argument tries to establish is supported by a reason, जैसे अभी पहले हमने देख लिया, और conclusion indicator words होते हैं। अगर आप में से कोई बताना चाहे conclusion indicator word, कोई volunteer करे तो please, then we'll move on. Anyone in the class who want to tell us the conclusion indicator words? Should, must, cannot. Yeah, ये कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड्स हैं। इनके अलावा May. Hence, therefore, hence, therefore, So, henceforth. yes, जो कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड्स थे वो ये थे। जो मॉडल वर्ड्स थे कि अगर ये नहीं होंगे तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, ये रीजन को इंडिकेट करते हैं। एम आई राइट इरा? मस्ट, कैन नॉट और शुड हमारे रीजन इंडिकेटर वर्ड्स हैं। सो देयरफॉर, हेंस एंड दस हमारे कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड्स हैं। एक्चुअली बात यह है कि जब हम मस्ट, कैन नॉट और शुड देखते हैं, इनकी कुछ
होते ये बेसिकली कंक्लूजन इंडिकेटिव वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये उतनी ऑथेंटिसिटी से उस तरह से यूज नहीं होते। आपका माइक म्यूट हो गया है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। तो हमने जब ये पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हम हेंस दस वगैरह, तो ये तो गारंटी काफी हद तक कर देते हैं ना कि ये यूज हो रहे हैं उसके लिए, कंक्लूजन के लिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मस्ट, कैन नॉट एंड शुड, इसका हम गारंटी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कई दफा किसी और सेंस में भी यूज हो रहे होते हैं। रीजनिंग में भी यूज हो रहे होते हैं। रीजन में भी यूज हो रहे होते हैं, मतलब और भी लैंग्वेज यूजेस हैं हमारे, फंक्शंस होते हैं लैंग्वेज के, वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए बाद दफा ये वाले यूज हो रहे होते हैं। जैसे ये देखे ना, मस्ट नेसेसिटी बता रहा होता है आपको, और बाद दफा नेसेसिटी के अंदर ही आपका कंक्लूजन छुपा होता है। कैन नॉट इम्पॉसिबिलिटी बता रहा है तो उसी के अंदर छुपा हुआ है कुछ। लेकिन गारंटी नहीं कर सकते कि ये वाले वर्ड जो हैं ये एक्चुअली कंक्लूजन इंडिकेट करें, क्योंकि कई जगहों के ऊपर ये वर्ड्स आपको नजर आएंगे जहाँ पे कंक्लूजन नहीं है लेकिन शुड यूज हुआ हुआ है, कंक्लूजन नहीं है लेकिन कैन नॉट यूज हुआ है, कंक्लूजन नहीं है मगर मस्ट यूज हुआ है। सो दे कैन नॉट गारंटी दैट। ठीक हो गया। ओके, नाउ हाउ टू सेट द प्रीमिस, व्हाई शुड आई बिलीव इन दिस। ये सेट करेगा हमें डिटेक्ट करने में कि प्रीमिस क्या है इन अ पैराग्राफ। अगर हम यहाँ रुक जाएं तो हम इधर ही एग्जांपल्स देख लेते हैं। जस्ट गिव मी मोमेंट, मेरी एग्जांपल की फाइल ओपन नहीं हो रही है। This sentence looks fine, but the citation फिर आगे चलेंगे। अच्छा, अब ये एक रीजन है, एग्जाम्पल है। द न्यू मिरेकल ड्रग Amotril has caused unforeseen side effects of devastating nature. Careful testing of the drug prior to its marketing could have prevented the problems caused by these side effects. Therefore, no new drug should be released for public consumption without a thorough study of their side effects. अब इसमें इंटरेक्टिव सेशन करना है या मैं आगे बता दूं कि क्या इसमें प्रीमिस है या कंक्लूजन है। कोई कोशिश करना चाहेगा? ओके, Full testing needs to be done. तो इसमें कंक्लूजन ये था, नो न्यू ड्रग शुड बी रिलीज्ड विदाउट थोरो स्टडी। रीजन ये थी कि एमोट्रोल्स harmful side effect could have been avoided with better testing, not without, with better testing। और इंडिकेटर वर्ड था therefore, कंक्लूजन वर्ड था therefore introduce the conclusion। ठीक है, यहाँ पे therefore no new drug should be released for public consumption without a thorough study of their side effects। सही है।
आगे चलते हैं। ओके, सो assumptions पे अब आ जाते हैं। प्रेमिस हमने देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। व्हाट इज एन assumption और अ गेस? इट इज नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। ठीक है, पहले हमने टेक्स्ट को एज इट इज समझना है, फिर जो राइटर एज्यूम करके हमें कंक्लूजन देना है, हमने उसको भी आइडेंटिफाई करना है, सो दैट हमें फैलेसीज और बाइसेस पता लग जाए राइटर के, वो किस माइंडसेट से कुछ टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं। सो जो assumptions होती हैं वो डायरेक्टली मेंशन नहीं होती हैं, बट दे आर एक्सेप्टेड एज ट्रू टू वैलिडेट एन आर्ग्यूमेंट, और वो राइटर की आइडियोलॉजी, बिलीव्स की बेसिस पे होती हैं, बट दे आर नॉट सपोर्टेड बाय एन एविडेंस। सो जो assumptions होती हैं वो रीजन और कंक्लूजन के को कनेक्ट कर रही होती हैं। अब इफेक्ट ऑफ assumptions क्या होता है कि जो assumptions होती हैं एक तो वो हिडन होती हैं, उनका हमें पता नहीं होता। सो अगर तो दो लोग सेम बैकग्राउंड, सेम आइडियोलॉजी से होंगे तो वो एक कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंटेशन में चले जाएंगे और बेसिकली एक हेल्दी डिस्कशन में चले जाएंगे। मगर अगर उनकी आइडियोलॉजीज मैच नहीं करती हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा इवन विद इन अ ग्रुप, और वो एक डिबेट स्टार्ट हो जाएगी विच विल लीड टू नोवेयर। ठीक है, सो जो assumption है इट नीड्स एविडेंस टू प्रूव योर पॉइंट। रिटन टेक्स्ट में assumptions को प्रूव नहीं किया जा रहा होता, वो अंडरस्टूड होती है कि अच्छा ये इस बैकग्राउंड की वजह से इसने ये रीजन देके ये कंक्लूजन निकाला है। बट अगर आप किसी आर्गुमेंटेशन में आते हैं तो उसमें आपको अपनी एजम्पशंस को भी प्रूव करना होता है, और जो एविडेंस बेस्ड एजम्पशंस होती हैं देन दे बिकेम अ क्लेम। सो टाइप ऑफ रीजनिंग डिपेंडेंट रीजनिंग होती है, इंडिपेंडेंट रीजनिंग होती है। जो डिपेंडेंट रीजनिंग होती है, assumptions का हमने इतना पढ़ लिया था और इतना ही था, इससे आगे नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रीजनिंग। डिपेंडेंट रीजनिंग जो है वो इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, इंडिपेंडेंट रीजनिंग में एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती है। दैट्स ऑल। आगे हमने एग्जांपल्स देखी थी, आगे थ्रू आउट वीडियो में एग्जांपल्स ही थी, वो अभी हम करें या हम न्यू टॉपिक की तरफ चलें? आई एम सॉरी, अब मैंने आपका लास्ट पॉइंट मिस किया, क्या बोला आपने? अभी मैंने ये कहा है कि अब इससे आगे हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी लेक्चर में, तो अभी एग्जाम्पल्स करें या फिर आप आज न्यू टॉपिक शुरू करेंगी? नहीं, हम अब शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना रिवीजन करवाते हुए, एक रिवीजन मींस आप रिवाइज करवा रहे, डू नॉट डिस्कस ऑल द एक्सरसाइजेस और मे बी द एग्जांपल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। ट्राई गेट एक आध कोई नई एग्जांपल भी लेके आए। ये आपकी अपनी और हमारी भी लर्निंग होगी इसके अंदर। इसमें क्योंकि बेसिकली मैं आप लोगों को इस तैयारी की तरफ लेके जा रही हूँ कि अगर हमारा कोई नया सेशन शुरू होता है तो उसको फिर आप लोग चलाएं। ठीक है, सो अभी हम देख रहे हैं कि हम इससे काफी आगे गए हैं, ऑल्दो मैंने अभी पेस अभी तक बहुत स्लो रखी हुई है। अभी तक हम वो टूल्स को ही लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रीजनिंग के अंदर यूज होने हैं। अभी तक हम टूल्स का सीख रहे हैं, और इसमें जैसे आपने अजम्पशन सीखा था, अजम्पशन के साथ अब जो मैंने कुछ और बुक्स देखी हैं, उन्होंने एक बिलीफ का वर्ड भी डाला है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या होता है, बिलीफ किस तरीके से आपके आर्ग्यूमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो टू सम एक्सटेंट हम लोग ये देखते हैं कि बिलीव्स के अंदर भी assumptions ही होती हैं, और बिलीव चूंकि वो बहुत आपके आपकी फैलेसी और बाइसनेस के साथ भी आपकी assumptions और beliefs linked होते हैं। So some people maybe they use assumptions and believe synonymously, और कुछ जो है वो मतलब इसको एक अलग लेके चलते हैं। ठीक है, सो ये चीजें भी आती हैं इसके अंदर, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पीड अप करें ताकि मैं चाह रही, असल में मैं चाह ये रही थी कि हम जो क्लास में रिवीजन करवा रहे होते हैं, क्योंकि हमने बहुत लेट इसका डिसीजन लिया है, इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल हमें हो रही है। वरना अगर हम ये कोर्स कभी भी रिपीट करेंगे तो मैंने शुरू से ही इसको रिवीजन के अंदर रखना है, यानी कि मैंने पहली क्लास ली, अगली क्लास में आप कुछ स्टूडेंट्स पिछली क्लास को रिवाइज करवाएं, फिर हमने सेकेंड क्लास ली तो पहले और दूसरे लेसन को रिवाइज किया।
तीसरी क्लास ली तो फिर पिछले जितने लेसन है उनको रिवीजन मीन्स कि आप बहुत ब्रीफली चलते हुए मेन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाते, एक आध एग्जाम्पल के साथ रिवाइज करवाते हुए जाते हैं, ठीक है। एंड इट शुड नॉट टेक मोर देन 10-20 मिनट्स, ठीक है। ठीक है। जी 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा अपना ना चार्जिंग का इंतजाम करके आ रही हूँ। जी तो इसको ज्यादा सिस्टमैटिकली जैसे हम आदि आपने वो डिस्कनेक्ट कर दिए। ओके, मैं अब अपनी स्लाइड्स खोल लेती हूँ। हम अच्छा, लास्ट वीक आप लोगों के, आई एम सो सॉरी, वो अनएक्सपेक्टेड मेरे गेस्ट थे, अचानक ही आए हैं और मुझे कोई उनका प्लानिंग का कोई पता नहीं था कि वो आ रहे हैं, तो मुझे फिर उनके लिए खड़े होकर खाना बनाना पड़ गया था बिल्कुल एक टाइम के ऊपर। तो आई डू अपोलोजाइज कि मैं पहले से इंटीमेट नहीं कर सकी। आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने क्लास को जाया नहीं होने दिया और उसको आपने सही तरीके से रिविजन के लिए इस्तेमाल कर लिया। सो प्लीज कंटिन्यू, ऐसी प्रैक्टिसेस हमारे साथ होनी चाहिए कि कभी कोई अवेलेबल नहीं भी है तो आपको उसको मैनेज करना या आपस में इस तरह रिविजन के लिए उसको यूज करना आना चाहिए। अच्छा, बहरहाल हम ने एक एक को हम लेके चल रहे थे। हम ने इमोशनल आइट्रेशन वगैरह का पढ़ लिया था। द सेंटेंस डज नॉट चेंज, द मीनिंग बिहाइंड इट चेंजेस, ये सारी चीजें हमने आइट्रेशन में पढ़ी थी, इमोशनल आइट्रेशन के अंदर। और हमने ये चीज बेसिकली देखी थी कि इमोशनल आइट्रेशन के अंदर बेसिकली जो चीजें बहुत मायने रखती हैं वो ये कि ना सिर्फ ये इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं मगर अप्रूवल और डिसअप्रूवल वाले एक्सप्रेशंस भी इमोशनल आइट्रेशन के अंदर आते हैं, डिजायर और विश के भी। और इमोशनल जजमेंट जो सब्जेक्टिव हो सकता है वो भी इसके अंदर आती है। यानी कि हम सिर्फ इमोशंस को वाव, वंडरफुल, इस तरह की चीजों को ही नहीं देखेंगे। किसी को अप्रूव कर लेना या डिसअप्रूव करना, कोई विश अपनी डिजायर का शो करना और कोई ऐसा जजमेंट दे देना, ये तमाम इमोटिव हाइड्रेशन के ऊपर ही इसको रखा जाएगा, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा था कि ये वाले जो जुमले होते हैं जो इमोटिव आइट्रेशन के होते हैं, ये रियलिटी डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते। ये दे इट डज नॉट assert समथिंग अबाउट द वर्ड, सो इट डज नॉट हैव ट्रूथ वैल्यू। सो इसको हम क्लेम एज सच क्लेम कंसिडर नहीं किया करते। फिर इसके अंदर हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी थी कि जिसके अंदर कुछ ग्रे एरियाज भी हुआ करते हैं। जैसे हाउ वी फील एंड नॉट हाउ द वर्ल्ड इज, कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि के अंदर एक चीज और भी हमने की थी, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी भी होती है। बाद दफा हम ये देख रहे होते हैं कि हमें एक ही जुमला जो है वो दो मायने दे रहा है, मतलब डबल मीनिंग आ रही है हमारे पास। आपको स्लाइड नजर आ रही है ना? इसको ऐसे कर लेते हैं। और सो कभी कभी जैसे दिस एग्जाम इज डिफिकल्ट, ये डिस्क्रिप्टिव क्लेम भी हो सकता है और इमोटिव आइट्रेशन भी हो सकती है, जैसे पर्सनल फीलिंग भी हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे जुमले हमने उस दिन डिस्कस किए थे जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि इस जुमले का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। और अगर आप किसी आर्ग्यूमेंटेशन में हैं या किसी ऐसी बहस में हैं जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन शोज चल रहे होते हैं ऐसी चीजों में कहीं पे अगर आप इंगेज हैं
तो यू आस्क फॉर क्लेरिफिकेशन सो दैट यू नो कि ये कोई ऐसा डिस्क्रिप्टिव क्लेम है या कोई इमोशनल जो है वो बात की गई है। सही है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर भी एक ब्लर्ड एरिया होता है कि कुछ जुमले हमें लगता है, ये देखें अगेन हमारी अपनी परसेप्शन होती है, हमारी अपनी एजम्पशन होती है कि शायद इमोशनल आइट्रेशन या इमोटिव है, ये नेचर के हैं, लेकिन वो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव क्लेम होता है। ठीक है। सो हमें ये बेनिफिट ऑफ डाउट फिर इन चीजों को देना पड़ता है, ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं। ओके, और इफ यू कैन प्रूव इट इट्स अ क्लेम, एंड इफ इट्स जस्ट अ फीलिंग तो फिर ये मोटिवेशन होती है। फिर इसके बाद हमने कमांड का भी स्टडी किया था कि कमांड जो होता है टेल समवन समथिंग टू डू। अच्छा, अब हमने जो ग्रामेटिकल सेंटेंसेस के अंदर हमने देखा था कि असर्टिव सेंटेंसेस नहीं, इसको इम्पेरेटिव्स कहा जाता है, इसके अंदर हम रिक्वेस्ट और कमांड दोनों को ही ऐड करते हैं। सो यहाँ पे जब हमने कमांड की उसमें डाला, तो कमांड के अंदर एक पोलाइट कमांड भी है और एक हमने देखा था कि एक पोलाइट कमांड भी होती है और एक नेगेटिव कमांड भी होती है, कि अर्जेंट कमांड भी होती है, इनडायरेक्ट कमांड भी होती है। तो एक डायरेक्ट कमांड इनडायरेक्ट है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड स्ट्रॉन्ग एंड अर्जेंट कमांड भी होती हैं। तो पांच तरह की कमांड्स होती हैं, जिसके अंदर बेसिकली पोलाइट कमांड के अंदर हमने रिक्वेस्ट को डाल दिया। लेकिन आप ये एक चीज जो आप नोट करने वाली वो ये है कि हर सूरत में यू आर आस्किंग समबडी एल्स टू डू समथिंग। ठीक है। आप किसी और से कोई काम करवाना चाह रहे हैं, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग इट योरसेल्फ, यू आर टेलिंग समवन एल्स टू डू समथिंग। ठीक है, चाहे वो रिक्वेस्ट करके, चाहे वो कमांड करके। ठीक है। सो इसका कोर नेचर है, डायरेक्टिव नेचर की होती है, एम्ड एट एक्शन नॉट ट्रूथ। फिर अगेन ये रियलिटी डिस्क्राइब नहीं करती, ये कोई एक्सप्रेस नहीं करती कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या कुछ। हालांकि ये इतनी उस हार्श नेचर के होते हैं कि आपको लगता है कि इसके अंदर कोई क्लेम जो है वो छुपा हुआ है, इसके अंदर कोई क्लेम वगैरह नहीं हुआ करते। ठीक है। देखिए हमने कहा कि ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है, स्टिल कमांड जस्ट सॉफ्टन टोन, टेल नॉट व्हाट टू टेल व्हाट नॉट टू डू, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। ग्रामेटिकली एक क्वेश्चन होता है लेकिन फंक्शनली ये कमांड होता है। सो इसके अंदर जो इसकी ट्रूथ वैल्यू भी है उसको भी हमने देखा था कि ये बेसिकली इसके अंदर कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये चीजें याद रखने वाली हैं कि हम इसको भी उसके अंदर नहीं डालेंगे कि ये कोई क्लेम है। ठीक है। ऑफन ऑफ इट्स द सब्जेक्ट, इसके अंदर यू सब्जेक्ट मिसिंग होता है। कई जुमले ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग अज्यूम कर रहे होते हैं कि यू है, वो यू नहीं होता। तो खासतौर पे कमांड और रिक्वेस्ट के अंदर when some you are asking someone to do it, आप कहते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए, और वो रिक्वेस्ट करके कहें, लेकिन आप यू आर आस्किंग somebody else to do it। याद रहे कमांड और रिक्वेस्ट में मेन चीज इम्पेरेटिव में होती है कि वो काम की सलाहियत जो है वो लोगों के अंदर होती है, और वो कमांड की सलाहियत जो है वो आप समझते हैं कि कोई और आपके लिए कर देगा। एक मिनट दीजिएगा। मैं एक ना एक चीज आपके सामने खोलना चाह रही थी क्योंकि वो इसके साथ रेलिवेंट है। गिव मी अ मिनट। मैंने ढूंढ के रखना चाहिए था, वो मैंने ढूंढा नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको ना इसकी कुछ चीजों की फेलिसिटी कंडीशंस बतानी है जिसके अंदर अम, अ, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, जिसके अंदर लैंग्वेज को एज ए स्पीच एक्ट भी यूज किया जा रहा होता है,
और उसकी कुछ कंडीशंस भी मीट करनी होती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो वादा किया जाता है वो कभी पास्ट के लिए नहीं होता, वो फ्यूचर के लिए। इट्स मेंट फॉर फ्यूचर, थ्रेट इज मेंट फॉर फ्यूचर। बस ये भी कि जब आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं तो आप उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी देख रहे हैं, कि वो उस बंदे के अंदर वो सलाहियत मौजूद है, ये नहीं है। तो वो चीजें भी आती हैं। अब हम स्पीच एक्ट्स के बारे में आप यहाँ पे आ गया, इसके पहले मैं आपको ये चीजें कराऊं, मैं थोड़ा सा ना आपको इसका बैकग्राउंड दूं कि लैंग्वेज भी एक्शन की तरह कैसे यूज होती है। अलाउ मी टू डू दैट। थोड़ा सा ये हम आपको लगेगा कि टॉपिक से हट गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि लैंग्वेज भी कभी कभी एक्शन की तरह इस्तेमाल होती है। तो स्पीच एक्ट का एक कॉन्सेप्ट है, प्रैग्मेटिक्स में हम अपने लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि स्पीच के थ्रू एक्शन किए जाते हैं। बस बस ठीक है, सॉरी। हाँ बस ठीक है। जैसे आपका म्यूट अनम्यूट हुआ होगा, म्यूट करिए। अच्छा जी। जैसे हम ये देखते हैं कि स्पीच सिचुएशंस होती है। फॉर एग्जांपल आप एक बस स्टॉप पे खड़े हैं, मैं जरा क्विकली इसको करवाऊंगी क्योंकि बेसिकली मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर रही हूँ, क्योंकि हम कमांड के बारे में पढ़ के आए। तो आस्किंग फॉर अ टाइम, व्हाट इज द टाइम, इट्स 1 o'clock, थैंक्स। ये स्पीच एक्ट 1 है, 2 है, 3 है। एक सिचुएशन है जिसको स्पीच सिचुएशन कहा जाता है। ठीक है, इस सिचुएशन को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम कहते हैं एक स्पीच सिचुएशन जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज यूज, सच एज सेरेमनीज होती हैं, फाइट्स होती हैं, हंट्स होते हैं, क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस, पार्टी, ये तमाम एक डिफरेंट स्पीच सिचुएशंस होती है कि बात कहाँ बैठ के की जा रही है। क्योंकि जो लैंग्वेज का यूज है या जो आर्ग्यूमेंटेशन आप देख रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा अपने सेटिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि आप किस सेटिंग में बैठे हैं। ऐसे इमरान खान अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं या कंटेनर पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि सेटिंग क्या है। ठीक है, इसी के आगे मैंने आपको फिलिस्टिक नेशंस का भी बताना है। स्पीच इवेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे कैन बी डिफाइंड बाय अ यूनिफाइड सेट ऑफ कंपोनेंट्स थ्रू आउट। जैसे एक ही पर्पस हो कम्युनिकेशन का, ठीक है, टॉपिक भी एक हो, पार्टिसिपेंट्स भी ऐसे हों जिनको लैंग्वेज का या जो कॉन्टेक्स्ट है उसका पता हो। जैसे अगर हम आईटी के बंदों से बातचीत कर रहे हैं तो वो सारे आईटी के बंदे हों। अगर हम बात कर रहे हैं लिंग्विस्टिक्स के टीचर्स के साथ या किसी लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स के साथ, तो सारे लिंग्विस्टिक्स के ही लोग हों, यानी पार्टिसिपेंट की बैकग्राउंड सेम हो। ठीक है, और सेम लैंग्वेज वेराइटी हो, यानी लैंग्वेज वेराइटी भी सेम हो। जैसे अगर इंतहाई सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है तो वो सिंप्लीफाइड ही रहनी चाहिए कि जो सबकी समझ में आ रही हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है जैसे ग्रीटिंग्स के लिए आप लोगों को बता रहे होते हैं, यू एक्सचेंज ग्रीटिंग, यू टेल जोक्स एंड यू आर गिविंग स्पीचेस। ओके, लाइक टेलिंग अ जोक फॉर एग्जांपल, मेरे घर के अंदर, मेरे आपस फैमिली में मेरा एक जोक है जो कि मुझे टीज भी करता है। लेकिन अगर मेरे साथ कोई, कभी मेरी कोई कुलीग या फ्रेंड मेरे घर आ जाए और उनके सामने कोई दरवाजा ऐसे थोड़ा सा खोल के मुझे वो मजाक करके चला जाए, तो मुझे गुस्सा आएगा और मेरी साथ बैठी हुई दोस्त कहेगी कि उसने तुम्हें कहा क्या है जो तुम इतना भड़क रही हो। वाई? बिकॉज उसको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता कि ये मुझे बेसिकली कहा क्या गया, और मैं उसे कहूंगी यार तुम्हें नहीं पता ये मुझे क्या क्या कही। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है किसी भी सिचुएशन में। कि बात कर रहा है, किसी को पिंच कर जाती है और कुछ कहते हैं कि यार उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो तुम इतना महसूस, यू बीन वेरी सेंसिटिव। ठीक है, तो याद रखिए कि पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, टॉपिक, पार्टिसिपेंट्स और लैंग्वेज वैरायटी। ठीक है, फिर इसके अंदर एक चीज जो आती है वो है जो है कम्युनिकेटिव रूल्स गवर्न सीक्वेंसेस होती हैं, जिस तरह जोक्स हो गए हमारे पास। ठीक है, फिर स्पीच एक्ट एंड इवेंट्स के अंदर एक्शन परफॉर्म्ड वाया utterances आर कॉल्ड स्पीच एक्ट। सो हमारे इंग्लिश में कॉमनली यूज है, जैसे अपोलोजाइज करते हैं आप लोगों के साथ, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंप्लेन करते हैं, इनविटेशन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं,
and apply to the speaker's communicative intentions. So the circumstances surrounding the utterances are called speech event. जिस सराउंडिंग में ये बात हो रही है, जैसे हमने पहला जो स्पीच इवेंट देखा वो था बस स्टॉप के ऊपर, एक कम्युनिकेटिव इवेंट है, एक सिचुएशन है। तो वो जो सराउंडिंग है वो स्पीच इवेंट कहलाता है, और जो एक्शन परफॉर्म हुआ है अल्फाजों के जरिए, अटरेंसेस के जरिए, वो हम उनको स्पीच एक्ट कहते हैं। और याद रखिएगा हमने सेंटेंस और अटरेंस में भी मैंने आपको फर्क बताया था कि सेंटेंस का मीनिंग डिपेंडेंट होता है ऑन द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द सेंटेंस। हाउएवर the utterances are basically dependent on the context. So सेंटेंसेस जो होती हैं उनके अंदर एक स्ट्रक्चर आपको रिक्वायर्ड होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आमतौर पे। ऑल्दो कुछ लोग कहते हैं कि वन वर्ड सेंटेंसेस भी होते हैं, लेकिन अटरेंसेस बेसिकली कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अटरेंसेस तो एक चीख की आवाज भी अटरेंस कहला जाती है, और वो चीख की आवाज अगर आपको किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सुनाई दी है तो उसका मतलब कुछ और है, और वही आप किसी बेयाबान रास्ते से गुजर रहे हैं एंड यू हर्ड a scream. So that same intensity of scream in the musical concert, same scream in a deserted area, they mean totally different. ठीक है, the meaning is totally different, context dependency. ठीक है, and their nature that determines the interpretation of the utterance as performing a particular speech act. So हम जैसे कि you're fired, तो इसमें क्या हुआ, the people perform action through utterances. फायर के अंदर क्या होता है, हम स्पीच एक्ट उस एक्शन को कहते हैं जिसके परफॉर्म करने के बाद एकदम कोई तब्दीली आती है, एकदम कोई चेंज आता है। ठीक है, जैसे अब जिसने कहा यू आर फायर्ड, विच मीन्स कि उससे पहले आप एम्प्लॉयड थे, इन अल्फाजों को सुनने से पहले यू आर एम्प्लॉयड, अब आपकी जिंदगी में एकदम तब्दीली आई है कि आप अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, इसी तरह जब शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है और कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, उस तलाक देने से पहले वो शादीशुदा थी, अब वो तलाक याफ्ता। ठीक है, सो देर इज चेंज इन द लाइफ, यू सी एन इमीडिएट चेंज इन द लाइफ। तो उनको बेसिकली स्पीच आर्ट के साथ किया जाता है। दिस इज सो डिलिशियस, ये सारे एग्जांपल्स हैं उसकी। फिर दिस टी टी इज रियली कोल्ड, इसको भी हम दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक तो ये है कि अगर तो वो जैसे हम कहते हैं ना कोल्ड कॉफी, इस तरह कोल्ड टी भी होती है और एक हॉट टी भी होती है। आमतौर पे हमने टी को हॉट के साथ रिलेट किया था, लेकिन कोल्ड टी भी होती है। तो अगर तो ये कोल्ड टी के बारे में कहा जा रहा है दिस इज रियली कोल्ड, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये द टी शुड बी हॉट और वो, तो ये कंप्लेन। ठीक है, तो एक ही जुमला जो है ना वो दो मतलब दे रहा है। तो डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि बेसिकली क्या सर्व करने की इंटेंशन थी। एक्शन परफॉर्म्ड बाय utterances are generally called speech acts. ठीक है, जैसे हम एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसको अंदर स्पीच एक्ट एक नहीं है तो है I sentence you to death, या you describe something or you apologize, we can do things with words. ठीक है, फिर हम इसके अंदर बेसिकली ये ऑस्टिन के डिफरेंट लेवल्स हैं जिसके अंदर उसने बताया है कि जो utterances है distinguish act of saying something at one what one does in and saying it in saying it and what one does by saying it. अब इसके अंदर क्या तीन चीजें आ जाती होती हैं, लोकुशन एंड लोकुशन। पर लोकुशन एक दफा मैंने पहले भी इसका क्लास में किया था। लोकुशनरी एक्ट होता है एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग, कुछ भी आपने बोला है वो लोकुशनरी एक्ट कहलाता है। ये ना ऑस्टिन की थ्योरी है स्पीच एक्ट की, ये शुरू में आई थी लेकिन अब ये इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन जो चीज इसमें बहुत अहम है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग, एक है यू नो परफॉर्मिंग एन एक्ट इन सेइंग समथिंग। लाइक आपकी इंटेंशन क्या थी, इलोकुशन होती है कि इंटेंशन क्या थी आपकी, और बर्लोकुशन होती है कि उस एक्शन को, उस मतलब आपका वो अपने जुमले वो बोल दिए, उसके बाद उसका जो है ना रिएक्शन क्या है, क्या बंदे ने आपकी बात मान ली है या रिजेक्ट कर दिया। सो परफॉर्मिंग एन एक्ट बाय सेइंग समथिंग, ये इसकी बेसिकली थ्योरी है। लोकुशनरी एक्ट को बेसिकली इस तरह से हम इजी तरीके से बता देते हैं। लोकुशनरी एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग, ना आपने कुछ भी कहा है, अब वो कुछ भी कहा है तो क्या मतलब है, कुछ भी कहा है तो किस जुबान में कहा है,
हमने पीछे पढ़ा था कि इम्पोर्टेंट ये चीज है कि बंदों को एक दूसरे की जुबान भी समझ आती हो तो वो स्पीच एक्ट कहलाएगा। अगर एक मतलब ये एक आपके सामने लिखा हुआ है, अगर कोई आके चाइनीज में मुझे कुछ भी कह के चला जाता है तो मुझे तो समझ ही नहीं आना, मेरे लिए तो वो लोकुशनरी एक्ट ही नहीं है, वो तो मेरे लिए नॉइस है। ठीक है। So act of saying something when you understand what the other person is saying. ठीक है। Utterance produced by you know a meaningful linguistic impression. Something is only meaningful when you understand that language. ठीक है। And if you don't understand, it cannot be locutionary act. ठीक है। फिर it's the act of saying or writing something in a language. Now not only saying, but when you sit down to write something, वो भी locutionary act होता है. These are the actual words spoken maybe. ठीक है। फिर इलोक्यूशन होता है द फोर्स ऑफ द utterances, इसके अंदर वही आता है, यू ऑफर समथिंग, अ स्टेटमेंट, अ प्रॉमिस, अ थ्रेट। सो बेसिकली आपकी नीयत से लिंक्ड होती है। इट इज द इंटेंशन वी हैव व्हेन वी आर सेइंग समथिंग और राइटिंग समथिंग। सो बेसिकली इलोक्यूशन के अंदर फोर्स होती है लफ्जों के अंदर कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आई डोंट हैव मनी, अगर आप एक बेटा अपने बाप को कह रहा है या अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कह रही है या कोई क्लासमेट्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तीनों का मतलब कुछ और हो। एक ही एक्ट है लेकिन इनका मतलब इंटेंशन डिफरेंट है ना। सही। तो आप देखें कि अल्फाजों के अंदर फोर्स होती है। ठीक है। वो उसकी इंटेंशन से लिंक होती है। पहले क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ utterance, वुड यू क्लोज द डोर प्लीज। तो अगर वो दरवाजा बंद कर देता है तो भी ये परलोक्यूशन कहलाएगा, नहीं करता तो भी परलोक्यूशन कहलाएगा क्योंकि उसने बात नहीं मानी। ठीक है। दोनों का इफेक्ट आता है, कोई ना कोई आता है। परलोक्यूशन इफेक्ट प्रोड्यूस द लिसनर और रीडर व्हेन दे लिसन और रीड a locutionary act. So ये either they accept the request or they deny the request. ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसको दोबारा से समराइज कर दिया। लोकुशन होता है स्पेसिफिक वर्ड्स, इलोकुशन होता है डिजायर उसके पीछे, और परलोकुशन उसका इफेक्ट होता है। सो ये यहाँ तक बस ना समझ लीजिए। सो एलिस टोल्ड टॉम वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। अब वो देखें, इसने लोकुशन कहा है, एलिस ने कहा टॉम को वुड यू प्लीज, रिक्वेस्ट की, इंटेंशन की है रिक्वेस्ट की, क्लोज द डोर। परलोकुशन उसने डाल दिया इसके अंदर। वो बेसिकली पूरा जुमला है लेकिन उसने अलग अलग कलर कोडिंग करके डाला। बेसिकली ये पूरे जुमले का मतलब ये होगा कि डिजायर है रिक्वेस्ट करने की, क्वेश्चनरी एक्ट बोला गया है और इसका इफेक्ट देखा जाएगा। I'll see you later, अब ये एक जुमला है, I'll see you later, मैं तुम्हें बाद में मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। अब ये दो चीजें होती है, I'll see, मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ, गुस्से से बोला गया है तो फिर आप थ्रेट करें। अगर आप वैसे कह रहे हैं तो जनरली यानी मतलब एक आम सी बात। सो ये एक वार्निंग भी हो सकती है, ये प्रॉमिस भी हो सकता है, ये प्रोडिक्शन भी हो सकता है, ये एक ही जुमला। ठीक है। कैसे अल्फाज काम करते हैं, हमने देखा कि लफ्जों के अंदर हाउ वी स्पीकर अज्यूम दैट इंटेंडेड इलोक्यूशन फोर्स विल बी रिकग्नाइज्ड बाय द हियरर। कैसे स्पीकर अज्यूम करता है कि किस तरह से स्पीक, जो सुनने वाला है उसकी बात जो है वो किस तरीके से समझी जाएगी, वो है इलोक्यूशनरी फोर्स इंडिकेटेड डिवाइस। अब ये ना कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं कि इसकी लफ्जों के अंदर ही कुछ चीज, IFIDs कहते हैं हम उनको। ठीक है। ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिससे अज्यूम कर लेता है कि इसकी बात को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाएगा। ठीक है। जैसे ये कहता है कि मोस्ट कॉमन IFD वो परफॉर्मेटिव वर्ब्स होते हैं। जैसे परफॉर्मेटिव वर्ब्स हम कहते हैं ऐसे वर्ब जिसके अंदर ही कोई परफॉर्मेंस आ रही हो, जैसे प्रॉमिस करना, वॉर्न कर देना, प्रिडिक्ट कर देना, थ्रेट कर देना। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर ही एक फोर्स मौजूद है। वर्ब्स दैट एक्सप्लिसिटली नेम द इलोक्यूशन एक्ट बीइंग परफॉर्म्ड। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे जो होते हैं वो वर्ड ऑर्डर, अल्फाजों को आगे पीछे कर देने से भी इलोक्यूशन IFIDs जो है वो मैटर करते हैं। आपने किस लफ्ज के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करके बोल दिया, जैसे मैंने कहा कि रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। दोनों के अंदर मेरा स्ट्रेस पैटर्न डिफरेंट है। ये स्ट्रेस होता है, ये हम कहते हैं इंटोनेशन पैटर्न है, इसको इंटोनेशन भी कह दिया जाए। अल्फाजों के अंदर भी आपने जो है ना लफ्जों के अंदर भी एक स्ट्रेस होता है
जिसको यूज किया जाए, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस हम पढ़ाते हैं कि किस लफ्ज को ज्यादा जोर से बोल दिया गया, क्यों। और पिछली लेक्चर के अंदर मैंने ये बताया भी था, एक ही जुमला मैंने 6 मुख्तलिफ तरीके से बोले थे, और मैंने कहा था हर दफा इसका मतलब बदल जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस जो होता है विद इन अ वर्ड भी होता है, और इंटोनेशन जो होता है विद इन अ सेंटेंस स्ट्रेस। विद इन सेंटेंस के अंदर जब स्ट्रेस कहते हैं ना हम, तो हम कहते हैं इसको इंटोनेशन, लेकिन लफ्जों के अंदर जो आता है वो उसको हम वर्ड स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, हम जैसे कहते हैं ना, हम हमारे यहाँ एक बड़ा गलत प्रोनाउंस वर्ड है, वो है कॉम्पोनेंट। हम कहते हैं कॉम्पोनेंट, जैसे हम अंग्रेज कैसे इसकी तरह कॉम्पोनेंट, 3 इसके सिलेबल्स हैं, हम कहेंगे कॉम्पोनेंट, हम पहले वाले को स्ट्रेस कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है कंपोनेंट। ठीक है, तो सेंटर वाला सेकंड सिलेबल स्ट्रेस करना होता है एक्चुअल में। जो नेटिव स्पीकर है अंग्रेजी का, वो सेकंड को स्ट्रेस करता है, कंपोनेंट। उसको शुरू वाले को भी कम, वाले को भी कम रखता है। सो ये स्ट्रेस पैटर्न भी बहुत मैटर करता है। इंग्लिश जो रिदमिक लैंग्वेजेस कहते हैं, इंग्लिश इज स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज। ये स्ट्रेस की जो एक जुमला है ना, उसके अंदर टाइमिंग होती है उसकी। और आपको एक मिसाल, सिर्फ इतनी छोटी सी एग्जांपल देके आगे चलते हैं, कि जैसे आपने देखा था ना कि 9/11 का जब वाकया हुआ था, तो उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग्स थी ना, जिन लोगों ने आपस में गुफ्तगू की है फोन्स के ऊपर, कैसे पता चला इनको कि इट वाज एन इनसाइड जॉब? बिकॉज द पीपल हु वर स्पीकिंग टू ईच अदर, दे वर यूजिंग द लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, और वो नेटिव स्पीकर का स्ट्रेस पैटर्न था, इंटोनेशन पैटर्न था। और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके हाथों के प्रिंट किसी और से नहीं मिलते। ठीक है, आपका आयरस किसी और से, आंखों का में जो आयरस होता है वो किसी और से नहीं मिल सकता, मैच नहीं कर सकता। इसी तरीके से आपका इंटोनेशन पैटर्न जो होता है नेटिव स्पीकर का, कभी भी नॉन नेटिव से मैच नहीं करता, नो मैटर हाउ गुड यू आर एट एनी लैंग्वेज। अंग्रेजी हमारी कितनी मर्जी अच्छी हो जाए, मगर वो हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग नहीं है। जिनकी मदर टंग होती है, और ये पता है मदर टंग का भी एक रूल है, कि अगर आपने 10-12 साल से पहले उस माशरे में चले गए हैं जहाँ पे वो लैंग्वेज बोली जाती है, तो आपका जो लहजा होगा वो नेटिव लाइक होगा, नेटिव लहजा होगा। यानी कि जो बच्चे हमारे पाकिस्तानी भी यहाँ से छोटी उम्रों में चले गए हैं, उनका वो पैटर्न होगा। सो वो पैटर्न मैच कर किया जाता है, और 9/11 में वही मैच हुआ था। ठीक है, और वो इनका स्ट्रेस टाइमिंग है। इधर जो इंग्लिश है लैंग्वेज, वो बेसिकली एक रिदम है इसके अंदर। इसके स्ट्रेस के मतलब मुख्तलिफ लफ्ज, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस, जो बीच में वर्ड्स आते हैं, उनके अंदर एक टाइमिंग मेंटेन रखनी होती है, जो कि नेटिव तो मेंटेन रख लेता है, नॉन नेटिव कहीं ना कहीं स्लिप कर जाता है। ठीक है, सो यू आर गोइंग, अगर ये पूछा यू आर गोइंग, इट कुड बी अ क्वेश्चन, यू आर गोइंग, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आप जा रही हैं। ठीक है, सो ये मुख्तलिफ तरीकों से इस सवाल को, इस इन अल्फाजों को यू, और फिर इसकी IFIDs जो है, जो फोर्स ये कहते हैं, याद में वर्ड था मुझे नाम, इलोक्यूशनरी फोर्स इंडिकेटिंग डिवाइस, ये जो है ना वो वेरी कर जाएंगे। फिर ये मजीद इसकी डिटेल है, इसको छोड़ दें। फिर हमने कहा कि सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट स्पीच एक्ट स्ट्रेटजी, किस स्पीच एक्ट को कहाँ इस्तेमाल करना है, एंड फॉर्म फॉर रियलाइजिंग इट, तो किस पे डिपेंडेंट है? एज, सोशल स्टेटस, सोशल डिस्टेंस एंड कल्चर। आप देखें कि आप अपने बॉस से बड़ी तमीज से बात कर रहे होते हैं, पोलाइट हो जाते हैं, और पोलाइटनेस का ताल्लुक फॉर्मेलिटी से होता है। ठीक है, पोलाइटनेस का ताल्लुक फॉर्मेलिटी से होता है। पोलाइटनेस इंक्रीजेस, फॉर्मेलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। यानी आप जिसके साथ ज्यादा फॉर्मल बंदा बात कर रहा होता है, वो उतना फॉर्मल हो जाता है। पोलाइटनेस डिक्रीजेस, ठीक है, फॉर्मेलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। आप अपने दोस्तों के साथ पोलाइट नहीं होते, आप अपने दोस्तों के साथ बड़े कैजुअली बात करते हैं। ठीक है, पोलाइट होके आप जनाब करके बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो वो शायर कहता है, आपसे तू हुए तू कौन हुआ हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गया। ये क्या है बेसिकली, वो बता रहा है, शायर बताता है कि आप जैसे जैसे आपका करीबी रिश्ता बनता जाता है, पीपल कम क्लोज टू यू, इंटीमेट हो जाता है, आपके दोस्त होते हैं, आप इनफॉर्मल हो जाते हैं, फॉर्मल नहीं रहते उनके साथ। ठीक है, आपका हंसी मजाक भी उनके साथ शुरू हो जाता है।
तो ये चीजें, सो सोशल डिस्टेंस बहुत मैटर करता है कि आपका ताल्लुक कैसा है, स्टेटस ताल्लुक देखे ना आप, मतलब आपकी दोस्ती है लेकिन अगर वो आपकी बॉस है फिर आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हैं। एज बहुत मैटर करता है बच्चों के साथ बात करने में, आप लैंग्वेज चॉइसेस आपके डिफरेंट होते हैं। और कल्चर, द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स सिंस इट्स conditioned by social, cultural, situational and personal factors. कल्चर डिपेंडेंसी भी होती है, बास कल्चर्स के अंदर कुछ चीजों को पसंद किया जाता है, कुछ में पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, अब ये एक्चुअल में असल में मैं इस फेलिसिटी कंडीशंस के ऊपर लाना चाह रही थी आप लोगों को। फेलिसिटी कंडीशंस होती हैं कि certain expected or appropriate circumstances for speech has to be recognized as intended. So I sentence you to 6 months of prison if the speaker wasn't a judge in the court. This performance would be infelicious or inappropriate. ठीक है, सो यानी कुछ ऐसी कंडीशंस मीट करनी होती हैं तभी आपका स्पीच एक्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है। आपकी जो बात आपने की है, एक बंदा है वो कह रहा है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो पता चला है कि वो बंदा शादीशुदा ही नहीं। मतलब ये है कि ये कंडीशन मीट करना जरूरी है, तलाक देने के लिए आपको शादीशुदा होना जरूरी है। वो किसी ऐसी औरत को खड़े होकर तलाक दे रहा है जो उसकी बीवी भी नहीं, तो फिर जाहिर है वो भी कंडीशन मीट नहीं हो रही। एक जज है, वो अपने बेडरूम में बैठ के कह रहा है कि मैं तुम्हें 6 महीनों की जो है ना वो सजा देता हूँ, उसको कोर्ट रूम में आके सजा देनी पड़ेगी। वो सेटिंग्स के अंदर उस सेटिंग में आके कह सकता है, अपने बेडरूम से वो जजमेंट नहीं दे सकता। सो ये कंडीशंस होती हैं जिनको मीट करना होता है। जर्नल कंडीशन, कंटेंट कंडीशन, प्रेपरेटरी कंडीशन, सिंसेरिटी कंडीशंस होती हैं। इनको स्किप करें, छोड़ें इनको, आगे जो मैंने ये करना है। हाँ, एसेंशियल कंडीशंस जो होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट, utterance commit speakers to perform, utterance changes may state from non obligation to obligation. For example, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, एस का मतलब स्पीकर है, एच का मतलब हियरर है और टी का मतलब स्टेट ऑफ अफेयर है। सवाल करते हुए आपके दिमाग में कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे स्पीकर डज नॉट नो द ट्रूथ अबाउट पी इज अ स्टेट ऑफ अफेयर, यानी कि आपको कोई ऐसा मसला है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आप सवाल आप कर रहे हैं। ठीक है, स्पीकर वांट्स टू नो अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर एंड स्पीकर बिलीव्स दैट hearer may be able to supply the information about the state of affair the speaker wants. यानी ये तीन कंडीशंस आपको पता नहीं है और आप जानना चाहते हैं, और आपको पता है कि ये सामने जो बंदा जिसे मैं पूछने लगा हूँ इसको पता है और ये मुझे बता सकता, तो आप सवाल उसी से ही करेंगे जिससे आपको ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को मीट करना होता है। और ये मैं मतलब इतने सारे लोग खड़े हैं, आप ये पूछते हैं ना इसने मुझसे ही सवाल क्यों पूछा है, ये कंडीशंस उसने मीट की है ना, उसको लगता है आपको पता है, ये आप ही के पास क्यों है, इस आप ही से क्यों इंक्वायर कर, या आपने जितने भी लोग खड़े फर्ज करें आपसे नहीं पूछा किसी से पूछा, तो आपके दिमाग में ये सवाल आते इसने इसी से क्यों पूछा है, इतने सारे और लोग भी थे उनसे क्यों नहीं पूछा, उसको क्यों लगा कि इसको पता होगा। ठीक है, ये कंडीशंस मीट की हैं, उसको लग रहा है कोई गट फीलिंग। ठीक है, इसके अंदर डिड जॉन मैरी हेलन, आई आस्क। अब ये डायरेक्ट स्पीच एक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट हम पीछे वो पढ़ के आए ना कि डायरेक्ट कमांड भी होती है और जिसमें वो फंक्शंस हमने कहा था कि लैंग्वेज का फंक्शन कुछ और है, उसका फॉर्म कुछ और है, उसका फंक्शन कुछ और है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट के अंदर बेसिकली ये चीज होती है कि अगर आप जो कह रहे हैं वही आपका मतलब है, इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन एंड यू मीन इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव है और यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, तो दोनों अगर दोनों फॉर्म और फंक्शन अगर मैच कर रहे हैं तो डायरेक्ट स्पीच एक्ट होता है। अगर आपका फॉर्म कुछ और है, यानी आप जुमला ऐसे बोल रहे हैं यू आर गोइंग, तो और आप दे कमांड रहे हैं या इस तरह का, या आप कहते हैं यू गोइंग। ठीक है, सो आप सवाल पूछ रहे हैं लेकिन जुमला के अंदर एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा और वो एक स्टेटमेंट है, तो फॉर्म और फंक्शन वेरी कर जाता है। यानी फॉर्म तो वो असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, या तो फंक्शन उसका क्वेश्चन है, ये पीछे हम पढ़ के भी आए हैं, अभी मैं दिखा रही थी आपको। तो उसमें जब फॉर्म और फंक्शन वेरी कर जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच आता है।
यहाँ पे देखिए, did John marry Helen? I ask you whether or not John marry Helen. अब ये है, I don't know if John married Helen. The speaker does not know the truth. ये मैंने पीछे पढ़ा. I would like to know if John married Helen. So speaker wants to know the truth about the marriage. Do you know if John married Helen? Speaker believes that the hearer may be able to supply the information about the state of affair. ठीक है. रिक्वेस्ट के लिए फैसिलिटी कंडीशंस डिफरेंट होती है. हमने देखा स्पीकर बिलीव्स दैट, अच्छा यहाँ पे ना ए का मतलब है एक्शन. अब ये देखिएगा कि ये फर्क है थोड़ा सा. पीछे जो हम क्वेश्चन का करके आए हैं उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ए का यहाँ मतलब है एक्शन, वहां पे पी था. यहाँ स्पीकर बिलीव्स दैट एक्शन हैज नॉट बीन डन येट. स्पीकर बिलीव्स दैट द हियरर इज एबल टू डू एक्शन, and speaker believes that the hearer is willing to do action type thing for speaker, and speaker wants action to be done. 4 conditions है इसकी कि जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको लगता है काम नहीं हुआ, और जो है ना ये सामने वाला बंदा जिसको मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ ये काम कर सकता है, और आपको लगता है कि वो विलिंगली काम कर देगा अगर आप उसे कहेंगे, और ये है कि आप चाहते हैं कि ये काम हो जाए. ये 4 कंडीशन आपके जहन में होती है. अब आप देखेंगे जब भी आप किसी ऐसे, उसको ही क्यों रिक्वेस्ट की गई, क्योंकि आप भाई लग रहा था ना कि वो बंदा काम कर देगा, इसलिए उसी को ही रिक्वेस्ट किया गया. ठीक है. फिर इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं वो तो डायरेक्ट अप्रोच, तो सीधी सीधी बात होती है. इधर इनडायरेक्ट में देखें, द गार्बेज इजंट आउट येट. मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें फॉर्म और फंक्शन वेरी कर रहा है. ठीक है. स्पीकर बिलीव्स एक्शन हैज नॉट बीन डन येट बीन डन. फिर could you take out the garbage? Speaker believes that hearer is able to do the action. And then when you say would you mind taking out the garbage, speaker believes that hearer is willing to do a type of thing for speaker, and I would like for you to take out the garbage. Speaker wants action to be done. अब देखें कि हमें जो एक एक जुमला हम देख रहे होते हैं उसकी स्क्रूटनी उसकी देखें कितनी ज्यादा होती है. प्रॉमिस की अपनी फेलिसिटी कंडीशन है. स्पीकर बिलीव्स हियरर वांट्स एक्शन. यहाँ देखें अब हम पीछे पढ़े थे इसकी रिक्वेस्ट की, अब यहाँ है प्रॉमिस की. स्पीकर इज एबल टू डू द एक्शन, ठीक है. एबल टू डू एक्शन, and speaker is willing to do action, and action has not already been done. अब इसकी एग्जांपल देखिए. would you like a doll tomorrow? Speaker believes hearer wants action done. आपको अब वादा कर रहे हैं ना, मतलब वादा करने से पहले आपको लगता है कि ये जो हेयरर है ना वो चाहता है कि ये काम हो जाए. पिछले क्या था, स्पीकर चाहता है कि ये काम हो जाए, यहाँ हेयरर चाहता है कि ये काम हो जाए. ठीक है. I can buy you a doll tomorrow. Speaker is able to do. अब आगे ना, I can buy you a Ferrari tomorrow, or I can buy you a house tomorrow. So are you able to do that? Are you able to keep your promise? तो अब क्या अपनी वो एबिलिटी भी तो देख रहे हैं कि आप इस काबिल भी हैं कि वो आप कर सकते हैं एक्शन. I would love to buy you a doll. So speaker is willing to do an action. Okay. I still haven't bought you a doll, have I? Action has not already been done. ठीक है. तो देखिए एक एक जुमले के कितने गहरे मतलब निकल रहे हैं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है. ठीक है. फिर इसी तरह थ्रेट का भी बिल्कुल सेम चीज होती है. स्पीकर बिलीव्स दैट हियरर डज नॉट वांट एक्शन डन, and speaker is able to do an action, and speaker is willing to do, and action has not been done. अब पीछे था हमारा में कि speaker wants, speaker believes that hearer wants action done. अब thread के अंदर हम देख रहे हैं hearer does not want action done. ठीक है, क्योंकि threat करना है ना उसने. अब देखें, you don't want me to punch you, do you? ठीक है. Speaker believes hearer does not want. I can punch you, you know. So speaker is able to perform. यानी वो punch कर सकता है उसको. ठीक है, इसके अंदर ability है. I wouldn't mind punching you.
ठीक है, सो विलिंगनेस यहाँ पे नजर आ गई. Seems your face is not yet bruised. Yeah. So action has not already been done. तो ये मैं जो उस दिन आपसे बात करी थी फेलिसिटी कंडीशंस के अंदर कि प्रॉमिस जो है वो फ्यूचर के लिए होता है, ये परफॉर्मेटिव्स भी आगे आ जाती है. ये लंबी बहस है, इसको छोड़ दे. लेकिन बेसिकली बात ये होती है कि अब ये देखिए स्पीच एक्ट की आगे कितनी फॉर्म्स होती हैं. डिक्लेरेशन होती है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव, डायरेक्टिव एंड कमिसिव होते हैं. इसके अंदर भी हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि दुनिया ऐसे होगी. फिर हम रिप्रेजेंटेशन में देखें, डिक्लेरेशन के अंदर चेंज द वर्ड वाया utterance. The speaker has to have a specific role in specific context in order to perform the declaration. For example, अगर आपने किसी का निकाह कराना है तो आपको उन्हें निकाह होना जरूरी है. ठीक है. So I now pronounce you husband and wife. प्रीस्ट ने कहा और बंदा कह रहा है on a second thought let's just be friends. तो वो you're out, उसके लिए आपको रेफरी होना जरूरी है. ठीक है. इसे रिप्रेजेंटेटिव में कहता है स्पीच एक्ट दैट स्टेट व्हाट द स्पीकर बिलीव्स टू बी द केस और नॉट. अब यहाँ पे असर्शन भी आती है, फैक्ट भी आता है, कंक्लूजन भी आती है, डिस्क्रिप्शन भी आती है. The earth is flat and Chomsky didn't write about peanuts. ये ऐसे जुमले हैं जिसमें आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि डिस्क्राइब कर रहे हैं एक फैक्ट को या असर्शन दे कि उसने ऐसे किया. ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव में आपकी फीलिंग्स के साथ लिंक्ड होता है. रिप्रेजेंट करना, दैट स्टेट व्हाट द स्पीकर फील्स. साइकोलॉजिकल स्टेट होती है ये स्टेटमेंट ऑफ प्लेजर, पेन, लाइक, डिसलाइक, जॉय एंड सोरो. आई एम सॉरी एंड कंग्रेचुलेशंस. ये सारे एक्सप्रेसिव स्पीच एक्शन हैं. डायरेक्टिव में डायरेक्शन होती है, आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं. get out to get someone to do something like command, order, request, suggestion. They can be positive, they can be negative. Give me a cup of coffee, make it black, don't touch that. Would you lend me a pen please? So इसी तरह commissive के अंदर होता है जैसे आप promises कर रहे होते हैं. Speaker commit themselves to do something something in future. ठीक है. ऐसे ये threat हो गया, promise, refusal, pledge, I'll be back. We are going to be we are going to get it right next time and we won't do that. So ये तमाम जो है वो एग्जाम्पल्स और ये चीज़ें आपको एक बैकग्राउंड के तौर के ऊपर जानना बहुत ज़रूरी थी. फिर इसकी खैर खासी डिटेल भी है आगे. ये तो खैर एक पूरा सब्जेक्ट है तो हम पढ़ाते लिंग्विस्टिक्स के अंदर. आई गेस आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इसके अंदर चीज़ें कैसे चलती हैं. अभी तक कोई सवाल हो तो पूछो.